हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर नंबर 6, वर्क एनर्जी एंड पावर। मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा WPE, वर्क एनर्जी एंड पावर। अच्छा, तो वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। फिजिक्स में ये चीज समझना बहुत जरूरी है, वर्क एनर्जी और पावर के बारे में। डेली लाइफ में थोड़ा चीज डिफरेंट होता है, पर कहीं ना कहीं इसका को रिलेशन भी देखेंगे। देखिए कि वर्क होता क्या है। अगर आप किसी चीज को, अगर इस एक कील को हथौड़े से मार रहे हो और ये कील अंदर घुस रही है, तो आप वर्क कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो। आपकी एनर्जी कम होगी। ऐसे बहुत सारी कील मारने को बोलूंगा तो आप थक जाओगे। मैंने बोला इस दीवार में 50 कील मार दे, तो हथौड़े से आप 50 कील मारोगे, और एक दूसरे बच्चे को बोलूंगा तू 100 कील मार ले, तो हो सकता है दोनों की एनर्जी अलग अलग हो सकता है एनर्जी, अपन रियल लाइफ में बोलते हैं कि यार इसका स्टेमिना कम है, ये जल्दी थक गया, ये कील 50 नहीं मार पाया। तो समझ में आया नहीं आया? तो वर्क एनर्जी एंड पावर। अब एक चीज होती है कि दो स्टूडेंट थे, दोनों को मैंने बोला इस दीवार में 50 कील लगानी है। एक बच्चे ने 5 मिनट में लगा ली और दूसरे बच्चे ने 10 मिनट लगाया। अच्छा, तो एक बच्चे ने कम टाइम में किया, वो काम कम टाइम में किया, मतलब उसकी पावर ज्यादा है। जिस बच्चे ने, तो समझ में आया नहीं है? पावर समझते, फटाफट काम करने की रेट, काम करने की रेट को बोलते हैं पावर। काम करने की रेट को क्या बोलते हैं? पावर, या फिर एनर्जी सप्लाई करना। तो इसको फिजिक्स में एक अलग तरीके से समझेंगे कि वर्क होता क्या है, वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, उन सब के बारे में देखेंगे। वर्क बेसिकली कोई ना कोई फोर्स करता है, कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो वर्क बेसिकली डिफाइन ऐसे होता है। वर्क की डेफिनेशन लिखना, वर्क की डेफिनेशन लिखना। पहले एग्जांपल के थ्रू समझ लो, उसके बाद वर्क की डेफिनेशन बताता हूं। कि आपके पास एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक पे अगर आपने F फोर्स अप्लाई किया, कितना फोर्स अप्लाई किया? F फोर्स अप्लाई किया, और यहां की सरफेस स्मूथ है। अभी मैं फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। कैसी सरफेस है? स्मूथ सरफेस है। कुछ टाइम बाद F फोर्स अप्लाई करने के बाद ये ब्लॉक यहां से D डिस्टेंस तक मूव करा। इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? आगे की तरफ D डिस्प्लेसमेंट किया, यहां तक पहुंच गया। ये ब्लॉक कहां पहुंच गया? यहां पे पहुंच गया। तो इस फोर्स ने इस ब्लॉक पे कोई ना कोई वर्क किया, तो वो कैसे डिफाइन होता है वो चीज देखना। तो वर्क इज डिफाइन एज वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। F वेक्टर चीज है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसने आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर किया D, F डॉट डी, ये होता है वर्क। ऐसे फिजिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं? F डॉट डी। अच्छा गुड। अगर फोर्स ऐसे नहीं लगाता, दूसरी चीज समझना, अगर मैं फोर्स ऐसे अप्लाई करता, फोर्स किसी एंगल पे अप्लाई करता ऐसे, और लेट से हॉरिजॉन्टल से एंगल था थीटा। कितना एंगल था? थीटा। और ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करता है। ब्लॉक किधर मूव करता है? सरफेस पे। अगेन स्मूथ सरफेस। कैसी सरफेस? स्मूथ सरफेस। आप चीज समझना मेरी, फोर्स ऐसे लगाया और ये डिस्प्लेसमेंट आगे करता है। कितना डिस्प्लेस होता है? D डिस्प्लेस होता है। तो इस केस में वर्क क्या होगा? तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट होगा इधर की तरफ, थीटा की तरफ होगा F cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर होगा ऊपर की तरफ F sin थीटा। एक बात बताओ, F sin थीटा, ये ब्लॉक ऊपर तो नहीं जा रहा है, मतलब इसने कोई वर्क नहीं किया, इसने कोई वर्क नहीं किया। वो चीज मैं समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लो। इसका F cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट कितना हुआ? F cos थीटा। तो वर्क डन ऐसे डिफाइन होगा, वर्क इक्वल टू F cos थीटा इंटू डी, F cos थीटा इंटू डी। कुछ समझ में आया नहीं आया? फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट भी कैसी है? वेक्टर। लेकिन इनका क्या होता है? cos थीटा। जब भी cos थीटा हो, डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। मैंने वेक्टर में चीज बताई, दो चीज, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। आ जाओ इधर देखो, जब कभी तुम्हें ऐसा दिखे एफ डी cos थीटा, इसका क्या मतलब? इन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है F डॉट डी। क्या ये चीज समझ में आई नहीं आई? अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो स्केलर क्वांटिटी मिलती है। कैसी क्वांटिटी मिलती है? स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं, वो चीज समझना। लैंग्वेज में लिखेंगे तो लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे, द वर्क डन बाय फोर्स, द वर्क डन बाय फोर्स इज defined to be, the work done by a force is defined
defined to be the product of the component of force, component of force in the direction of the displacement, and the magnitude of displacement, तो वर्क की डेफिनेशन क्या हुई? देखो डेफिनेशन आई कहां से? इसी सिचुएशन से आई कि आपके पास फोर्स है ऐसे एफ, कितने एंगल पे? थीटा पे। तो फोर्स का कंपोनेंट, इस फोर्स का इस ब्लॉक पे वर्क कितना हुआ वो चीज डिफाइन कर रहा है। लेट्स से ये ब्लॉक डी डिस्टेंस चला, फ्लोर पे कितना चला? डी डिस्टेंस चला। तो इस फोर्स का वर्क डन कैसे डिफाइन किया कि फोर्स का कंपोनेंट जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ एफ कॉस थीटा, यस और नो? तो वर्क हुआ क्या? द प्रोडक्ट ऑफ, देखना, डिफाइन टू बी द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का कंपोनेंट किधर? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। क्या है? एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किसका? एफ कॉस थीटा का इनटू डिस्प्लेसमेंट का। तो यहीं से आया था एफ डी कॉस थीटा। सोचो फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, कॉस थीटा दोनों के बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, दो वेक्टर के बीच का एंगल, कहीं ना कहीं ये स्केलर प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं ये क्या है? स्केलर प्रोडक्ट, यहां डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, एफ डॉट डी। तो वर्क इज बेसिकली एफ डॉट डी, वर्क इज बेसिकली एफ डॉट डी। सबको विजिबल है? वर्क की डेफिनेशन समझ में आई कि कोई फोर्स कैसे वर्क करता है? वर्क की डेफिनेशन लिख लो फटाफट। सर वर्क की यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट, यहां पे यूनिट देखना, यूनिट देखो, वर्क की ऐसा यूनिट की बात करो तो वर्क इक्वल टू हुआ क्या? एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की क्या होगी? न्यूटन इंटू मीटर, ये माइनस नहीं है, ऐसे लिखते हैं न्यूटन इंटू मीटर, ऐसे लिखा जाता है न्यूटन इंटू मीटर। फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन इंटू मीटर। अच्छा, लेकिन इसकी यूनिट लिखी जाती है जूल। इस न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हैं? जूल। क्या बोलते हैं? जूल। जब भी जूल लिखो स्मॉल लेटर में लिखो, लेकिन इसका सिंबल कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। गुड। वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। वर्क की यूनिट क्या है? न्यूटन इंटू मीटर, इसको जूल बोलते हैं और कैपिटल जे से डिनोट किया जाता है। जैसे आपको ये चीज ध्यान में रखना कि कैपिटल और स्मॉल का एसआई ने रूल दिया था, एसआई सिस्टम है ना, यूनिट का सिस्टम, उसने रूल दिया था कि जूल को स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। और जैसे अपन न्यूटन लिखते हैं न्यूटन, तो ये वाला सही है न्यूटन, और कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये न्यूटन नहीं लिखते NEWTN, ये गलत है, ये वाला सही है और कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि कोई भी चीज लिखते हो ना स्मॉल से शुरू होनी चाहिए, ये रूल कहता है। क्या कहता है? एसआई का, एसआई यूनिट सिस्टम का रूल है। ओके, आगे बढ़ते। जूल, इसकी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, दूसरी होती है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होगी? सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस में क्या हो जाएगा? न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा? डायन। मीटर की जगह क्या आएगा? सेंटीमीटर। तो डायन सेंटीमीटर, और इसे लिखा जाता है अर्ग। सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग। ERG क्या है? अर्ग। और ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन इंटू मीटर, इसे क्या बोला जाता है? जूल। किसी साइंटिस्ट के नाम पे इनका पड़ा है जूल। तो ऐसा यूनिट जूल, सीजीएस यूनिट अर्ग। दिस इज द ऐसा यूनिट। कौन सी यूनिट? ऐसा यूनिट। क्या समझ में आया नहीं आया? फटाक से वर्क की डेफिनेशन लिख लो, वर्क की यूनिट लिख लो, वर्क की स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी लिख लो। कैसी? स्केलर क्वांटिटी।
अगला पॉइंट लिख लो, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला अगला होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला खुद से ट्राई करो, क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला कोई बड़ी बात नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको अगर फॉर्मूला आता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। ये चीज मैं रफ कर रहा हूं, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। वर्क का फॉर्मूला क्या है? एफ इंटू डी। क्या फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला याद है? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि m1, और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, पर सेकंड का स्क्वायर, इसलिए t की पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? लेंथ। अरे डिस्प्लेसमेंट मीटर में होगा, लेंथ। ओके, तो फॉर्मूला आ गया वर्क का m1 L1 L1 L2 हो गया और t -2, पावर ऐड होती है, 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका हो जाएगा m1 L2 t -2, m1 L2 t -2। क्या समझ में आया नहीं आया? तो वर्क के बारे में आपको बेसिक आइडिया आ गया। वर्क के बारे में क्या आ गया? बेसिक आइडिया। अब एक और बात होता है कि डेली लाइफ में वर्क और फिजिक्स में वर्क थोड़ा अलग चीज होती है। देखना कैसे? फिजिक्स में अपन अलग तरीके से वर्क को डिफाइन करते हैं। मेरी बात सुनना कि अगर मैं इस दीवार को सुबह स्टार्ट हुआ धक्का देना, दीवार आगे नहीं खिसकेगी। इस बोर्ड में मैं धक्का दे रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि दीवार और बोर्ड पीछे खिसक गए, नहीं खिसके ना। मैं सुबह से दे रहा था, शाम तक ऐसे धक्का दे रहा था, तो मेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी और मैं थक जाऊंगा। यस और नो? कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो मैंने इसको धक्का देते 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 शाम तक थक गया। फिर तुम क्या बोलोगे? सर आपने तो कोई वर्क ही नहीं किया। फिर आपकी तो एनर्जी खत्म होगी, आप मतलब थक गए ना, तो आपने कोई वर्क नहीं किया। ऐसा फिजिक्स में होता है। इन रिलेटिव मेरी एनर्जी कम हुई ना, मतलब कुछ न कुछ तो मैंने दीवार पे वर्क किया, लेकिन फिजिक्स में वर्क जीरो होगा। फिजिक्स में वर्क क्या होगा? जीरो होगा। फिजिक्स में वर्क होता क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दीवार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो, तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो होगा। इन रिलेटिव मैंने वर्क किया था। तो फिजिक्स में ध्यान रखना, फिजिक्स में वर्क अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। एफ डॉट डी, एफ डॉट डी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। आपको डॉट प्रोडक्ट याद होगा, अगर नहीं है तो फटाक से रिवाइज करवा देता हूं। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ये चीज मैंने पढ़ा रखी है वेक्टर में, बार बार नहीं पढ़ाऊंगा। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोल रहा था। दो वेक्टर का कैसे करते हैं? लेट्स से आपके पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। उन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मोड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए, मोड ऑफ बी कॉस थीटा, खत्म। मोड ऑफ ए का मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल का कोसाइन। तो ऐसे किया जाता है डॉट प्रोडक्ट डिफाइन। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऐसे आता है। क्या समझ में आया नहीं आया? गुड। एक और खास चीज, अगर दो वेक्टर दे रखे हो और उनके बीच का एंगल ना हो, अगर दो वेक्टर दे रखे हो और उनके बीच का एंगल ना पता हो, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कि आपको ऐसे दे रखा है वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड वेक्टर बी गिवन है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। गुड। अब बोलेगे अब दोनों के बीच का एंगल तो दे नहीं रखा, पर अब यहां पे एंगल दे रखा है। इन रिलेटिव एंगल क्या कर रखा है? दे रखा है। कैसे? अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, आई डॉट जे 0 हो जाएगा। क्योंकि आई और जे के बीच का एंगल कितना? 90, और जैसे cos 90 हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब आई डॉट जे भी 0, आई डॉट के भी 0, जे डॉट आई भी 0, जे डॉट के भी 0। मतलब सिर्फ जे जे का होगा, के का होगा और आई आई का होगा। तो ये चीज आपको याद होगी। आई डॉट आई क्या है? यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। जे क्या है? यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। के क्या है? यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। आई डॉट आई 1,
जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, बाकी कुछ भी हो 0 हो जाएगा, सॉरी बाकी कुछ भी हो, आई डॉट जे हो या जे डॉट आई हो, कुछ भी हो, जे डॉट आई, के डॉट आई, के डॉट जे, कुछ भी हो 0 आएगा। क्या आएगा? 0। ये 3 केस याद रखना। क्या समझ में आया? नहीं आया? ये चीज मैं पहले पढ़ा चुका हूं, फिर से रिवाइज करवा रहा हूं बस। तो इसमें सर कैसे करोगे? ax bx प्लस ay by प्लस az bz, खत्म। दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ गया, खत्म। ax bx ay by az bz, गुड, खत्म हो गया। देख लो फटाक से, देख लो स्केलर प्रोडक्ट में कोई बड़ी चीज थोड़ी है। आगे बढ़ते, तो स्केलर प्रोडक्ट आना चाहिए। आपके एनसीईआरटी में पहले पहले दे रखा है, लेकिन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। स्केलर प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मैं कहां पे था कि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन 0। अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो वर्क डन कितना हुआ? 0। और डॉट प्रोडक्ट है तो वर्क में कहीं ना कहीं ये आएगा, वर्क इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। समझो कि अगर एक टेबल है, टेबल पे एक m मास का ब्लॉक है, इस पे मैंने आगे की तरफ फोर्स लगाया तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ आगे की तरफ, लेकिन इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ। mg किधर लग रहा है? नी की तरफ। अगर आपको क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन फर्स्ट, कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, कैलकुलेट वर्क डन, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा WD, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन? बच्चे ने बोला सर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? मैंने बोला नीचे की तरफ होता है mg। अच्छा सर डिस्प्लेसमेंट तो इसका आगे हुआ ना d, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा। क्योंकि ये टेबल पे 90 डिग्री का एंगल है। सरफेस देखो दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना है? 90। सो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी, जी फॉर ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? एफ डी कॉस थीटा। एफ कितना? mg के इक्वल। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना? ये कोई फोर्स अलग है, इससे मैं खींच रहा था, ये एफ अलग है, इसको मैं एफ की जगह कोई फोर्स लिख लेता हूं एफ डैश, ठीक है। और मैंने पूछा कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा होगा ना, और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना? 90। तो mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना? d, लेकिन कुछ भी हो इस cos 90 ने सब कुछ 0 कर दिया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। गुड। इसमें दूसरा केस देख सकते हो, ये था केस फर्स्ट। इसमें नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो वर्क डन बाय नॉर्मल भी 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा और नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है। तो सेकंड क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, कैलकुलेट वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। तो आंसर क्या आ जाएगा? वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इक्वल टू 0। रीजन क्या? नॉर्मल फोर्स और उसके बीच का एंगल बिटवीन नॉर्मल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। लिख लेना, एंगल बिटवीन नॉर्मल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल की वजह से वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना हो जाता है? 0। गुड। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इससे आपके क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है? क्या बिल्ड होता है? कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते वर्क के बारे में और नॉलेज लेते हैं। एक मेरा आपको होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क है। क्या रिलेशन होगा? रिलेशन बिटवीन, एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन, सवाल लिख लो, एस्टेब्लिश दिख रहा है? एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, जूल एंड अर्ग। अर्ग और जूल के बीच में रिलेशन बता रहा है। जूल क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। अर्ग क्या होता है?
डायन इंटू सेंटीमीटर, डायन इंटू सेंटीमीटर। तो जूल और अर्ग में रिलेशन कहां से आएगा? डायन क्या होता है? डायन डायन न्यूटन होता है 10 की पावर 5 डायन। न्यूटन कितना होता है? 10 की पावर 5 डायन। और मीटर होता है 10 की पावर, मीटर कितना होता है? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। अरे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते नहीं होते? अरे कुछ समझ में आया नहीं आया? यस और नो? ये आया 10 की पावर 2 और डायन इंटू सेंटीमीटर फिर क्या बन जाएगा? एक अर्ग बन जाएगा। तो 1 अर्ग इक्वल टू 10 की पावर -7 जूल, या फिर 1 जूल इक्वल टू, ऐसे भी लिख लो, 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। ये चीज आई। डायन इंटू सेंटीमीटर क्या बन जाएगा? अर्ग। क्या बन जाएगा? अर्ग। तो 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2 ऐड होकर 10 की पावर 7 डायन सेंटीमीटर। डायन इंटू सेंटीमीटर क्या बन गया? अर्ग। यानी कि 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। रिजल्ट याद रखना, 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। लिख लो 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। आगे बढ़ते, ये रिलेशन याद रखना। होमवर्क कैसे मैंने ही करा दी, लेकिन खुद से ट्राई करना है। कोई भी मैं होमवर्क बोलूं ना, आपको वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। ये हुआ होमवर्क, ठीक है। आगे बढ़ते कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आपके पास एक स्ट्रिंग दे रखी है, डोरी, और उससे एक स्टोन बांध रखा है एम मास का। कितने मास का? एम मास का। अच्छे से देखना है, एम मास का। और ये स्टोन को मैं सर्कुलर मोशन करवा रहा हूं। कौन सी मोशन करवा रहा हूं? सर्कुलर मोशन। ऐसे पत्थर बांध के सर्कुलर मोशन करवा रहा हूं। तो यहां पे अंदर की तरफ टेंशन लगेगा और इधर वेलोसिटी है, इधर की तरफ टेंशन लगेगा नहीं लगेगा? पूछा कैलकुलेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। कैलकुलेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स लग रहा है ना, उसका वर्क डन बताना है। तो बच्चे बोलेंगे सर कैसे बताएंगे? लाइट से इसकी रेडियस आर है। तो बच्चों ने बोला सर कैसे करे? तो मैंने बोला ऐसे करें। टेंशन ऐसे, और ये सर्कुलर मोशन में तो ऐसे बढ़ेगा आगे की तरफ। दोनों के बीच का एंगल कितना? 90। थोड़ी देर बाद ये यहां पहुंचेगी। सिचुएशन समझना, इधर टेंशन है, डिस्प्लेसमेंट इधर। थोड़ी देर बाद ये यहां पहुंचेगा, तो टेंशन इधर होगा और डिस्प्लेसमेंट। हर पॉइंट पे ये डिस्प्लेस तो कर रहा है, लेकिन हर पॉइंट पे एंगल कितना है? 90। सो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इक्वल टू 0। रीजन देख लेना, एंगल बिटवीन टेंशन एंड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। फटाफट हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है ना, तो एंगल ऑलवेज, तो एंगल बिटवीन, एंगल को ऐसे मैच में दिखाते हैं, एंगल बिटवीन टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 90। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। एंगल बिटवीन टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 90। सो वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू 0। इसलिए वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा? 0 होगा। फटाफट आंसर लिख लो। अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते, तो वर्क का आपको आइडिया लग गया कि वर्क होता क्या है। चलिए एक दो और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो भी हो, एक ब्लॉक है, उसको एक टेबल पे रखा हुआ है, ग्राउंड पे रखा है, टेबल पे स्मूथ टेबल है। स्मूथ का मतलब फ्रिक्शनलेस, और उस पे आपने एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। कितने न्यूटन? 10 न्यूटन का। और यहां पे ये वाला एंगल दे रखा था आपको 60 डिग्री। कितना डिग्री दे रखा था? 60 डिग्री एंगल पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया। और इसका मास कितना है? 5 kg। कितना kg है? 5 kg। तो ये फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर। कितना मीटर? 5 मीटर। कैलकुलेट वर्क डन बाय 10 न्यूटन। कैलकुलेट वर्क डन
बाय 10 न्यूटन। 10 न्यूटन ने कितना वर्क डन किया? तो वर्क डन की डेफिनेशन क्या थी कि इस 10 का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा और वो आएगा 10 cos 60 डिग्री, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा 10 sin 60 डिग्री। अब इस 10 को भूल जाओ, दो कंपोनेंट ले लिए, ये वाला कंपोनेंट इसको आगे बढ़ाएगा, तो यही तो कंपोनेंट वर्क कर रहा है। बोला ये वाला कंपोनेंट ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लग रहा होगा और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg। ये ब्लॉक ऊपर नीचे तो चल नहीं रहा है, तो n प्लस 10 sin 60, ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, मास कितना है 5 इंटू जी। एक इक्वेशन ये बनेगी, अपने कोई काम की नहीं, अपने कोई काम की नहीं, अपना तो वर्क डन इससे निकलेगा। वर्क डन इक्वल टू 10 cos 60 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना 5, डिस्प्लेसमेंट कितना 5, तो यहां से कितना आ जाएगा 10 cos 60 कितना होता है 1/2 इंटू 5। cos 60 1/2 होता है ना, चेक कर लो कितना कट गया 5, 25 जूल। आंसर आ गया वर्क डन बाय 10 न्यूटन कितना आ गया 25 जूल। ये 10 sin 60 तो नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है, इस mg और नॉर्मल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन वर्क डन में 10 cos 60। क्या समझ में आ गया? गुड, ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो आपने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। आगे बढ़ते एक दो और क्वेश्चन करते हैं वर्क के बारे में डिटेल में। यहां पे फोर्स में कांस्टेंट ले रहा था, मतलब 10 ऐसा कुछ नंबर फिक्स था। अगर वेरिएबल फोर्स हो तो क्या करेंगे? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, हेडिंग डाल दो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स यानी कि फोर्स वेरी कर रहा है, हो सकता है फोर्स टाइम के साथ वेरी करो, हो सकता है फोर्स डिस्टेंस के साथ वेरी करो या डिस्प्लेसमेंट के साथ। आपके पास ऐसा सवाल है, यहां का फ्रिक्शन 0 है यानी कि स्मूथ है, म्यू 0 लिखो, इसका मतलब क्या सरफेस स्मूथ। गुड, आपने क्या किया इस पे फोर्स अप्लाई किया, ऐसा F फोर्स अप्लाई किया, लेकिन इस बार F की वैल्यू दे रखी थी आपको 10, मैं सवाल बना रहा हूं 20x², 20x², फोर्स ऐसे दे रखा है 20x², और यहां से स्टार्ट होता है x = 0 से, कितने से x = 0 से, और ये चलता है यहां से 10 मीटर। कितने मीटर चलता है? 10 मीटर। तो 10 मीटर चलने में वर्क कितना हुआ? कैलकुलेट वर्क, इसका मास m दे रखा है, कैलकुलेट वर्क बाय वेरिएबल फोर्स। गुड, कैलकुलेट वर्क बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वहां डन लिख लेना। कैसे करेंगे सर? मैंने बोला इधर आ जा। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है सर? वर्क डन इक्वल टू होता है F इंटू डिस्प्लेसमेंट, F.b। यस और नो? बोले यस। लेकिन सर ये वर्क डन तब लिखते थे जब फोर्स क्या होता था? कांस्टेंट। यहां पे फोर्स कांस्टेंट थोड़ा ही है। आप यहां से 5 मीटर पे जाओगे तो x की जगह 5 लिखोगे, जब आप यहां से 6 मीटर पे जाओगे तो फोर्स बदल रहा है। जैसे जैसे मैं यहां x = 0 से x = 10 मीटर तक जा रहा हूं, आप समझो, पहले मेरा सवाल समझना। x = 10 मीटर, x = कितना? 10 मीटर। अगर मैं यहाँ पे 1 मीटर पे होगा ना, 1 मीटर पे x = 1 पे, तो जैसे यहाँ x = 1 पुट करोगे तो 20 न्यूटन, x = 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? जब मैं x = 2 पे होऊंगा, x = 2 मीटर पे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 20 कितना हो गया? 4 इंटू 20 80। अच्छा, यहाँ पे फोर्स 80 न्यूटन और x = 1 पे फोर्स कितना? 10 न्यूटन, अरे 20 न्यूटन, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 इंटू 20 20। अच्छा, फोर्स तो हर पॉइंट में बदल रहा है, वेरिएबल फोर्स। कैसा फोर्स? वेरिएबल फोर्स। तो जब वेरिएबल फोर्स हो तो उस सवाल को करने का अलग तरीका है, और वो मैं तरीका समझा रहा हूं। देखिए, आ जाओ फटाक से इस सवाल को करते हैं कि यहां से मैं x जाऊं, कितना जाऊं? x जाऊं और x पे एक छोटा सा एलिमेंट dx लूं, कितना लूं? dx।
तो dx डिस्प्लेसमेंट होने पर मैं फोर्स को कांस्टेंट मान सकता हूं। dx इज वेरी स्मॉल। dx क्या है? वेरी स्मॉल। एक छोटा सा एलिमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का क्या है? एलिमेंट। कि मान लो फोर्स इतना चलने पर कितना वर्क डन करेगा। लेट्स से छोटा सा वर्क डन होता है dw। वर्क डन छोटा सा, dw का मतलब, d का मतलब स्मॉल, जैसे x होता है ना, x स्मॉल करना हो तो dx। को समझ में आया नहीं यार? ये छोटा सा एलिमेंट है, x का छोटा सा एलिमेंट ऐसे। तो वर्क यहाँ पे छोटा सा वर्क डन हुआ लेट से, और वो वर्क डन हुआ dw। कितना हुआ? dw इक्वल टू f इंटू dx। यस और नो? बोले यस। अगर आपको टोटल वर्क डन चाहिए तो इंटीग्रेट कर दे। क्या कर दे? इंटीग्रेट। अगर आपको टोटल वर्क डन चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ dw। ये याद रखना, इंटीग्रेशन आपको मैंने सिखा रखा है। और f डॉट dx। क्या समझ में आया नहीं आया? तो ये फॉर्मूला याद रखना कि अगर फोर्स वेरिएबल है तो ऐसे करके ऐसे इंटीग्रेट कर दो, f डॉट dx। ये फॉर्मूला कॉपी के ऊपर लिख लो, f डॉट dx। क्या समझ में आया नहीं आया? गुड। ऐसा क्यों किया आपको समझ में आया होगा, क्योंकि फोर्स बदल रहा है। फोर्स बदल रहा है इसलिए वर्क डन ऐसे कैलकुलेट करता है, इंटीग्रेशन से। सीधा कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सर इस सवाल को करके दिखाओ। तो इस सवाल को करते हैं, फटाफट आ जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx। लिमिट कहां से कहां तक? x इक्वल टू 0 से, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 10 तक, क्योंकि यहां जो dx है ना उसकी लिमिट रखेंगे। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 10 तक, 10 मीटर। आ जाओ फटाफट। फोर्स की वैल्यू कितनी? 20x स्क्वायर, 20x स्क्वायर dx, 0 से 10 तक। अब बताओ 20 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x स्क्वायर dx। x का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर का क्या होता है? x की पावर n का याद है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसलिए मैंने इंटीग्रेशन सिखाया था, कुछ याद आया हो तो। x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। n की जगह कितना है? 2, तो 2 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1। लिमिट लगाते थे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 10, 0 से 10 तक। फटाफट फटाफट सॉल्व करो। आ जाओ वापिस यहां पर। वर्क डन इक्वल टू 20 एज इट इज, 20 बाई 3, 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। और लिमिट रखो x की पावर 3, ये x की पावर 3 है। लिमिट 0 से 10 तक, 20 बाई 3 एज इट इज। पहले रखो 10, तो 10 की पावर 3 माइनस, फिर रखो 0, 0 की पावर 3, 0 हो जाएगा। सबको विजिबल है? सबको विजिबल है? 10 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3। 10 की पावर 3 क्या होता है? 1000। तो आंसर कितना आ गया? 20 इंटू 1000 अपॉन 3 जूल। आंसर 20,000 बाय 3 जूल आंसर। क्या समझ में आया नहीं आया? यस और नो? यस और नो? समझ में आ गया? समझ में आ गया? 20,000 बाय 3 जूल। ये आ गया 10 मीटर अगर डिस्प्लेस होगा तो। कैलकुलेट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर वेरिएबल फोर्स हो तो ऐसे करते हैं।